बड़ी खबर, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। एक साथ कई नक्सली मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। एक सीसी मेंबर के मारे जाने की खबर है। गरियाबंद E30 STF और कोबरा जवान शामिल हैं, लेकिन सीसी मेंबर मारा गया है। नक्सलियों के कमांडर का एक बड़ा शीर्ष नेतृत्व जो करता है, लीडर इसे कहा जाता है, उसके मारे जाने की खबर है। जवानों से लगातार संपर्क में गरियाबंद के एसपी हैं और बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मानसून के सीजन में ऑपरेशन थोड़ा स्लो जरूर हुआ, लेकिन लगातार सुरक्षा बल मेहनत करते रहे। अब एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है और खबर यह है कि कई नक्सली मारे गए हैं और इन नक्सलियों में एक सीसी मेंबर के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। हमारे साथ संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रवि भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर लगातार गरियाबंद के एसपी जवानों के संपर्क में है। बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर मिल रही है। संजय अभी बता रहे थे कि 8 से 10 नक्सली मारे जा चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है, संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, ये जो सीसी मेंबर के मारे जाने की खबर मिल रही है, कौन सा ये सीसी मेंबर है जिसको मार गिराया गया है, क्या अपडेट है पूरा? देखिए, फिलहाल विवेक ये जानकारी सामने निकल के आई है कि मोडेम बालाकृष्ण उर्फ बालन्ना उर्फ मनोज जो है वो मारा गया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं नक्सल संगठन की हायरार्की आपको समझा देता हूँ। सबसे ऊपर होते हैं पोलित ब्यूरो मेंबर्स, जिसमें से एक मारा गया बसवराजू जो कि नक्सलियों का महासचिव भी था। इसके नीचे आते हैं सेंट्रल कमेटी मेंबर्स। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स यानी कि वो व्यक्ति, वो नक्सल संगठन का वो आदमी जो नक्सल संगठन में क्या कुछ निर्णय होंगे, उसे कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, ये सब कुछ तय करता है कोई सीसी मेंबर। यानी कि किसी राज्य में नक्सल संगठन कैसे चलेगा, उसे तय करने की जिम्मेदारी होती है किसी सीसी मेंबर या सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के कंधों पर। अब हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य कमेटी की, तो उड़ीसा राज्य कमेटी जो है उसका सदस्य था ये मोडेम बालाकृष्णन, जो आज जिसके मारे जाने की खबर आ रही है। ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसी साल जनवरी में इसी गरियाबंद जिले के भालूडिग्गी के इसी जंगलों में मारा गया था सीसी मेंबर चलपति, जो कि इसके साथ मिलकर उड़ीसा राज्य में पूरे नक्सल संगठन को चलाता था। ऐसे में उड़ीसा राज्य कमेटी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। और देखिए नक्सली कितने होशियार थे, ये भले ही यहाँ उड़ीसा राज्य कमेटी चलाते थे, लेकिन वो बैठते कहाँ थे? वो बैठते थे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में, क्योंकि यहाँ से बमुश्किल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ीसा राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। और ये इलाका जो है ये घने जंगलों का इलाका है। ऐसे में नक्सलियों ने इसे अपने छुपने का सबसे महफूज ठिकाना बनाया था। ये जंगल बहुत विशालकाय है, यही वजह है कि इस इलाके में फोर्स को भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए, उस हर चुनौती से निपटते हुए फोर्स ने पहले इसी साल जनवरी में चलपति को ढेर किया और अब देखिए, अब मारा गया है मोडेम बालाकृष्ण। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पुलिस के गोलियों के निशाने पर एक और सीसी मेंबर आया है। और अब समझिए नक्सल संगठन को सबसे बड़ा नुकसान क्यों हुआ। इनके पास कुल 6 पुलिस ब्यूरो मेंबर्स थे, जिसमें से एक मारा गया जिसका नाम है बसवराजू, और इनके पास कुल 14 सीसी मेंबर थे, जिसमें से 5 मारे गए हैं। 5 वो लोग जो पूरे देश में नक्सल संगठन चलाते थे, वो मारे गए हैं बीते 19 महीनों में। बिल्कुल, ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है संजय, ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इस बड़े ऑपरेशन में बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो रवि आज एक टीचर की भूमिका में नजर आएंगे, समझाएंगे कि जहां पर ये मुठभेड़ हुई है वो जगह कैसी है, जो मारा गया है उसके बारे में संजय बता ही रहे हैं। रवि, आपके पास आ रहे हैं, बताइए क्या जानकारी। विवेक, जिस जगह ये एनकाउंटर हुआ है उस जगह के बारे में दिखा देता हूँ। ये वो मैप है, आप देखिए, ये भालूडिग्गी। ये आपको याद होगा जब चलपति मारा गया था तो ये वही जंगल है जहाँ पे चलपति मारा गया था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था चलपति, और वो यही मारा गया था। और उसके बाद ये इलाका देख लीजिए, ये देखिए, इसका इस पार ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है और ये सीजी है। मतलब बॉर्डर के पास में ही ये मुठभेड़ हुई है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की पुलिस ने, ये जवानों ने ये अंजाम दिया है और नक्सलियों को ढेर किया है। ये इलाका, ये बहुत जंगली इलाका होता है। भालूडिग्गी एक वाटरफॉल भी है, यहाँ पर वाटरफॉल में छुपने के लिए उनको जगह मिल जाती थी, इसी कारण से वो नक्सली इस इलाके पे आते थे। ये भालूडिग्गी और यहाँ से करीब 200 किलोमीटर राजधानी रायपुर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है जिस इलाके में मुठभेड़ चली है। और ये उड़ीसा से भी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही दूर पे आप उड़ीसा पहुँच जाएंगे।
मतलब ये दो राज्यों के सटे सीमावर्ती इलाके में इनकाउंटर हुआ है और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान नक्सलियों को उठाना पड़ा है, क्योंकि उनका सीसी मेंबर मारा गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो नक्सलियों के संगठन को बहुत बड़ा नुकसान भालू डिग्गी के जंगल में उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक और बड़ा सीसी मेंबर मारा जाएगा। और ये जो इलाका है, इस इलाके के बारे में बता दे रहा हूँ, ये पूरा इलाका जंगली इलाका है और इस इलाके में ज़्यादातर वाटरफॉल हैं। इस इलाके में लोगों का जाना आना बहुत कम रहता है, क्योंकि आप जो ग्रीनरी देख रहे हैं पूरा इलाका चारों तरफ से, बालू डिग्गी के चारों तरफ से, तो ये पूरा पहाड़ और जो बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ है, उसके इलाके हैं। इसी कारण से इस इलाके को नक्सली अपना सुरक्षित इलाका मानकर चलते थे। और क्या होता था, कभी उड़ीसा, कभी छत्तीसगढ़ से इधर से हमारे जवान ऑपरेशन शुरू करते थे तो नक्सली उड़ीसा भाग जाते थे, इस तरफ आ जाते थे। मतलब ज़्यादा दूरी है नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। तो ये कोशिश करते थे, इसीलिए दोनों तरफ से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, दोनों राज्यों से एक साथ ऑपरेशन चलाया गया। इसी कारण से इतने बड़े नक्सली को मारने में सफलता मिली है। ये इलाका बहुत ज़्यादा मायने रखता है विवेक, क्योंकि इसी इलाके में छुपने की पूरी कोशिश करते थे नक्सली और उन्हीं के इलाके में घुसकर हमारे जवानों ने इतने बड़े नक्सली को, कई नक्सलियों को मार गिराया है। और ये इलाका को और अच्छे से समझाने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए इसको, इस इलाके को और दिखा दो, मैं शायद जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिएगा, ये देखिए कितना बड़ा पहाड़, ये पूरा इलाका दिख रहा है, ये सब पहाड़ है, ये पहाड़ है और ये भालू डिग्गी का लोकेशन है। ये इसी पर्वत पर नक्सली छुपे होते थे और नीचे, इसके इलाके के नीचे, थोड़ा ही नीचे आप जाएंगे तो इसके नीचे आपको पर्वत के नीचे जो इलाका होता है जिससे जवान हमारे जाते थे और ऊपर बैठे रहते थे नक्सली और वहां से हमारे जवानों को निशाना बनाते थे। लेकिन अब नक्सलियों का जो मंसूबा है और नक्सलियों की जो साजिश है वो नाकाम हो गई, क्योंकि दो राज्यों से एक साथ नक्सलियों पर यहाँ पर एनकाउंटर किया गया है, इसीलिए बड़ी सफलता मिली है विवेक। बिल्कुल, और ये बड़ी सफलता जो आप बता रहे थे रवि, आपने बहुत विस्तार से बताया। आपने जिस तरह से बताया है उसको देखने के बाद मुझे भी और दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आया है कि नक्सलियों के खिलाफ जो ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो कितना चैलेंजिंग भी है और नक्सलियों के लिए वहां पर क्या क्या ऐसी स्थिति थी जिसके चलते वो वहां पर छुपते थे, लेकिन अब सुरक्षा बल लगातार उनको ढूंढ कर मार रहे हैं। संजय, आप मोबाइल देख रहे हैं, कुछ और जानकारी मिल रही है क्या, और कौन कौन से सुरक्षा बल इसमें शामिल है इस पूरे ऑपरेशन में? गरियाबंद के एसपी क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं बता दूं कि अभी भी ऑपरेशन क्योंकि जारी है, यही वजह है कि वहाँ की जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि कुछ देर इंतजार करना चाहिए। जैसे ही जवान जंगलों से बाहर निकलेंगे उन सबों के साथ सबों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद इस बात का खुलासा किया जाएगा कि आखिर इनकाउंटर में कौन कौन से नक्सली मारे गए हैं। आपको पिछले बार भी याद होगा कि चलपति के मौत की कंफर्मेशन के लिए भले ही हमने इनकाउंटर के दौरान इस बात की पुष्टि कर दी थी कि चलपति मारा गया है, लेकिन पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 48 घंटे बाद इस बात की पुष्टि की थी कि चलपति मारा गया है। तो ये पुलिस का एक पैटर्न है, क्योंकि देखिए उन्हें तस्दीक करनी पड़ती है, उन्हें उनकी प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि नक्सली किस किस घटना में शामिल थे। और ये मनोज जैसे बड़े नक्सली देखिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। स्क्रीन पे अगर वो क्योंकि मैंने एक फोटो शेयर की है, चल रही है किया है, अगर स्क्रीन पे आ जाए तो मैं उसको समझा देता हूँ। उड़ीसा राज्य कमेटी जो है, मैं उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। उड़ीसा राज्य कमेटी में 3 सचिव जो है वो है उसका गणेश उइके बहुत बड़ा नक्सली नेता है। ये लगातार बस्तर में सक्रिय रहा है और फिलहाल उड़ीसा राज्य कमेटी को चलाता है। इसके 2 साथी थे जो इसकी मदद करते थे। इसमें थे पहला नाम था चलपति का, दूसरा नाम है मनोज का। देखिए, चलपति भी मारा गया, मनोज भी मारा गया। गणेश उइके की उम्र जो है वो 70 साल के करीब हो गई है। ऐसे में उड़ीसा राज्य कमेटी जो एक वक्त में नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ थी, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बिखर गई है। संजय, 6 महीने रह गए, सिर्फ 6 महीने के लिए सबसे बड़ी चोट है। संजय, सिर्फ 6 महीने रह गए हैं नक्सलवाद, नक्सलियों को खत्म करने के लिए। नक्सलवाद का दंश जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का कुछ इलाका यहां पर देखा जाता रहा है, यह हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जो अमित शाह की प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा अब जो है पूरी होने जा रही है और 6 महीने में लग रहा है कि ये पूरा सफर हो जाएगा और लक्ष्य हासिल हो जाएगा। मात्र 200 दिन का वक्त बचा है उस डेडलाइन तक पहुंचने में जब देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। अब देखिए नक्सल संगठन इससे उबरने के लिए क्या कर रहा है। हमने कल ही इस खबर को ब्रेक किया था कि देवजी और हिड़मा का प्रमोट किया गया है। इसके अलावा
आज हमने इस खबर को ब्रेक की कि उत्तर बस्तर के एक नक्सली रामदेर को प्रमोट करके सीसी मेंबर बनाया गया है। समझिए, जो नक्सलियों की टॉप लीडरशिप है उसे फोर्स ढेर कर रही है। यही वजह है कि नक्सली अब लगातार जो निचले कैडर के नक्सली थे उन्हें प्रमोट करके सीसी मेंबर्स बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि फोर्स की गोलियों के निशाने पर नक्सली संगठन के सीसी मेंबर्स आ रहे हैं। यही वजह है कि नक्सल संगठन में भगदड़ मची हुई है। हम तेलंगाना में देखते हैं कि तेलंगाना में कई बड़े कैडर के नक्सली जो हैं वो लगातार समर्पण कर रहे हैं। बाकी जो नक्सली वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। ऐसे नक्सली जो अभी भी जंगलों में थे उन्हें फोर्स ढूंढ कर उनका एनकाउंटर कर रही है। मनोज का मारा जाना इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मनोज ही वो नक्सली था जो इस पूरे इलाके में नक्सलियों की सप्लाई चेन को मेंटेन रखता था। यानी कि नक्सलियों के पास कैसे लॉजिस्टिक पहुंचेगा, नक्सलियों के पास हथियार कैसे पहुंचेंगे, उनके पास राशन कैसे पहुंचेगा, उनकी वसूली कैसे होगी, ये सब कुछ तय करता था मनोज। इसीलिए मनोज का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग आमतौर पर क्या होता है कि हमारे लिए हिड़मा जो है वो बहुत बड़ा नक्सली, आम दर्शक ये सोचते हैं कि हिड़मा बहुत बड़ा नक्सली है, लेकिन आप जब ऐसे नक्सलियों को देखेंगे, चलपति और मनोज जैसे नक्सली, ये वो नक्सली है जिन्होंने हिड़मा को भर्ती किया था। यही वजह है कि जब इस तरह के नक्सली मारे जाते हैं जो कि पूरी तरह से अंडरग्राउंड थे, ये ऐसे नक्सली हैं जिनके बीते 20 सालों से 25 सालों से इनकी कोई तस्वीर भी फोर्स के पास नहीं आ पाई। ये नक्सली इतने ज़्यादा गुप्त रूप से काम करते थे। यही वजह है कि इनका नाम भी मीडिया में कभी सामने नहीं आता था, लेकिन अब ना सिर्फ इनका नाम आ रहा है बल्कि फोर्स द्वारा इन्हें ढूंढकर इनका इनकाउंटर भी किया जा रहा है। यही वजह है कि मनोज का मारा जाना आज की डेट में, आज के वक्त में सबसे बड़ी खबर है। खास तौर पे जो इलाका है उड़ीसा का और उससे लगा हुआ गरियाबंद का इलाका, जो नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था, उस इलाके में फोर्स ने नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही विवेक कि इस इलाके में, क्योंकि जब फोर्स द्वारा हम देखते हैं कि बस्तर में बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि नक्सलियों ने अपने सुरक्षित पनाहगाह ढूंढने के लिए इसी तरह के बॉर्डर इलाकों को चुना है। गरियाबंद इलाके की बात करें, सोचिए गरियाबंद जिला जो है वो एक वक्त में रायपुर जिले का ही हिस्सा था। कुछ साल पहले ही उसे रायपुर जिले से अलग किया गया। यानी कि नक्सली जो है ये राजधानी में ही बैठे हुए थे कुछ सालों पहले तक। जब इस गरियाबंद इलाके को अलग किया गया तो मात्र मेरे ख्याल से रायपुर से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी कि सिर्फ 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर देश के सबसे बड़े नक्सली लीडर्स जो है वो छुपे हुए थे, जिन्हें फोर्स ने ना सिर्फ आज घेरा है बल्कि घेर कर ढेर भी किया है। और इस बात को साबित किया है कि अब ये बताता है कि कैसे नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मैं संजय और रवि आपके पास आ रहा हूं। रवि भी कुछ ढूंढ रहे हैं, बताने के लिए तैयार हैं। रवि, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नक्सलियों के अंत का काउंटडाउन है। ये इतने घंटे, 4829 घंटे, जिन्हें अगर दिन में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 200 दिन निकलेंगे। इतना समय बचा है नक्सलियों के पास और सरकार दिल खोलकर नक्सलियों का स्वागत करने के लिए तैयार है अगर वो हथियार छोड़ते हैं। लेकिन जो हथियार नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है और 1-1 करोड़ के सीसी मेंबर को मार गिराया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है जिस पर लगातार हमारे सहयोगी संजय और रवि जानकारी दे रहे हैं। रवि, अब आपकी तरफ आना चाहेंगे। जिस तरह से आपने पूरे मैप के माध्यम से समझाया कि कहां पर ये नक्सली रहते हैं, क्या सिचुएशन है, कैसे पहाड़ हैं और कैसे फायदा उठाते रहे हैं नक्सली, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस बार अभी थोड़ा सा इंतजार किया क्योंकि मॉनसून में नक्सलियों के छिपने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है, हरियाली बढ़ जाती है तो छुपने के लिए जगह मिल जाती है। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे टारगेट के साथ, प्लानिंग के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये समझ में आ रहा है। रवि, देखिए विवेक, आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो लाइन में खींच रहा हूँ ये उड़ीसा है, दूसरा राज्य है, ठीक है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ है और ये गरियाबंद है जहाँ पर मुठभेड़ चला है। और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये दक्षिण बस्तर, हम बस्तर की बात करते हैं तो गरियाबंद के बाद हम कांकेर पहुंच जाएंगे, कांकेर के नीचे हम बस्तर पहुंच जाएंगे और बस्तर और ये जो इलाका है जो साइड का, ये जो दोनों राज्यों के बॉर्डर का इलाका है, इसके किनारे किनारे नक्सली कोशिश कर रहे थे कि इसी के किनारे किनारे यहाँ से वो भागकर एमएमजी जोन में पहुँच जाए। जो हम लोग बता रहे थे कि मोहला मानपुर वाला, राजनांदगांव वाला जो इलाका है, बेल्ट है, उधर चले जाएं। तो इसी लाइन से ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे
क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर उनका एक दूसरा सबसे महफूज जो इलाका रहता था गरियाबंद, और यहीं से वो दूसरे राज्यों के लिए आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पर अब नक्सली यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जो बड़े नक्सली लीडर हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। यहाँ से जब भी कोई मूवमेंट करते हैं, नक्सली कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पर पता चल जाता है हमारे जवानों को। इसीलिए एक गरियाबंद का इलाका, गरियाबंद में ऑपरेशन चलना है बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। कुछ साल पहले यहाँ पर हमारे एक एएसपी शहीद हुए थे इसी गरियाबंद में, और वही उसी इलाके में अब नक्सलियों के जो क्रूरता है उसका बदला हमारे जवान ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और आप ये देखिए, ये केस काल है, मतलब नीचे जो कांकेर में जिसकी बात कर रहा था, भानु प्रतापपुर इस पार, ये नारायणपुर के इलाके में इधर चले जाइए, ये मोला मानपुर वाला ये वाला इलाका, मतलब इधर के इलाके और इधर के इलाके, मतलब एक पूर्वी छत्तीसगढ़ और एक पश्चिमी छत्तीसगढ़। तो पूर्वी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी छत्तीसगढ़ दोनों इलाकों में साइड से, बॉर्डर के किनारे किनारे से नक्सली ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ताकि हम बस्तर से अगर हम पलायन करें, बस्तर से अगर हम भागे तो हम किनारे किनारे करते हुए हम सुरक्षित ठिकानों में पहुंच जाए। लेकिन नक्सलियों के लिए ये बहुत कठिन है, नक्सलियों को बिल्कुल। और मुश्किल हो रवि, गया, नक्सलियों के पास अब जो जितने भी सारे, मुझे लगता है कि जितने भी नक्सली प्लान बना ले, अब किसी प्लान का कुछ असर होने वाला है नहीं है, क्योंकि उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो इतने सारे इंजन्स यहां पर लगे हुए हैं बीजेपी के कि नक्सलियों के पास बचना कोई रास्ता इसका नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका संजय और रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।